वेलकम टू बालाजी एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है। 2 है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। चैप्टर 2 का नाम है इंडियन इकोनॉमिक 1950 से लेके 1990 के बीच जितनी भी डिस्कस है वो हम ये करने वाले हैं, जो कि ये पार्ट 1 है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कैपिटलाइज इकोनॉमिक के बारे में। What is capitalized economic? Capitalized economic depend upon the market forces, demand and supply. यानी कि कैपिटलाइज इकोनॉमिक डिपेंड करती थी किसके ऊपर? मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस दैट हैव डिमांड इन द मार्केट। ये एक ऐसी टाइप होती है इकोनॉमिक की जिसके अंदर कंज्यूमर गुड्स को क्या करा जाता है? प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। जिनकी डिमांड मार्केट के अंदर क्या होती है? काफी ज्यादा होती है, अच्छी होती है। एंड यील्ड प्रॉफिट टॉप द प्रोड्यूसर। इससे क्या होता है? प्रोड्यूसर भी कहते हैं प्रॉफिट में टॉप पर रहते हैं। द ओनली एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द कंज्यूमर आर फ्री टू कंज्यूम व्हाटएवर दे लाइक। इसका जो एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और कंज्यूमर वो सारी कंज्यूम गुड्स खरीद सकते हैं जो वो चाहते हैं। सेकेंड है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमिक। Socialist economic is a system in which all the decisions are taken by the government. ये एक ऐसी इकोनॉमिक होती है जिसके अंदर सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि गुड्स कौन से प्रोड्यूस करने हैं इन अकॉर्डिंग विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी की नीड के हिसाब से क्या करे जाते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं। How goods are to be produced and how to be distributed. कैसे ये गुड्स को प्रोड्यूस करना है और कैसे इन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है मार्केट के अंदर। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमिक। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक्सिस्ट साइड बाय साइड। ये एक ऐसा टाइप होता है इकोनॉमिक का जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है साइड बाय साइड। बोथ प्राइस मैकेनिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ये दोनों ही क्या होते हैं? प्राइस मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि प्राइस इनका एक ऐसे लेवल पे रखा जाता है जहां लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर सबसे पहले ये डिसाइड हो जाता है कि हम प्रोडक्शन करने वाले हैं तो किन चीजों के बारे में करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक कंट्री ये डिसाइड करती है कि उसे प्रोडक्शन करना है तो कौन कौन सी चीजों का प्रोडक्शन करना है, ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर दो मेथड आते हैं हमारे, एक कैपिटल इंटेंसिव आता है और एक लेबर इंटेंसिव आता है। कैपिटल इंटेंसिव के अंदर क्या होता है? मोर मशीनरी लेस लेबर। ये वो लोग अपनाते हैं, जैसे कि ऐसी कंट्री अपनाती है जैसे अमेरिका, कनाडा, जो डेवलप पूरी तरीके से है। और जो हमारी लेबर इंटेंसिव होती है वो ऐसी कंट्री अपनाती है जो डेवलपमेंट में है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम ये सारी कंट्रियां कह सकते हैं। और थर्ड है हमारा इसी का फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो किसके लिए करना है? बिकॉज दैट, देखो, अगर जैसे सपोज मार्केट के अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम एक लेवल देख के डिसाइड करते हैं कि हम जो गुड्स बना रहे हैं वो किन लोगों के लिए है। रिच लोगों के लिए है, मिडिल लोगों के लिए है, पुअर लोगों के लिए है। तो ये चीज डिसाइड होती है किसके अंदर? मिक्स इकोनॉमिक के अंदर। इकोनॉमिक प्लानिंग means utilization of country resources in different development activities in according with the national priorities. इसका मतलब ये होता है means utilization of country resources in different development होती है according the national priority के accordingly. India has completed 12th 5-year plan, मतलब इंडिया ने कंप्लीट कर लिया था 5-year प्लान अपना 12th और 13 स्टार्ट करा है 2017 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। गोल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ये, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब क्या होता है कि ये अचीव करे जाते हैं 20 इयर्स के अंदर, मतलब मैक्सिमम टारगेट इनका कहां लगाया जाता है? 20 साल तक लगाया जाता है। इसका पहला पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन, जो कि अडॉप्ट करता है न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन द सोशल आउटलुक। यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और जो सोशल आउटलुक है उसमें क्या रहनी चाहिए? चेंजेस आते रहने चाहिए। सेकंड है सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स पे हम डिपेंड ना रह के हम खुद क्या करें? एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड रहे, यानी कि प्रोडक्शन हम खुद अपनी कंट्री में करें। थर्ड है
इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एग्रीगेट आउटपुट को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और गुड्स और सर्विसेज को भी साथ साथ क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा इक्विटी, रिडक्शन इन इनक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यहाँ पर क्या है, जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ की, उसको हम धीरे धीरे क्या करें, कम करें। उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसको धीरे धीरे हमें क्या करना है, कम करना है। ये होती है हमारी इक्विटी। एंड फिफ्थ पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट, रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप इज एक्चुअली एंगेज इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है गाइस कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ऑल द पीपल यानी कि सारे के सारे लोग एक वर्किंग एज ग्रुप में क्या कर पाए, काम कर पाए, एंगेज हो, और उनको क्या हो पाए, सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट मिल पाए जहां पर उनको काम करने का फायदा मिले, बेनिफिट मिले, और वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर सके, बढ़ा सके। नेक्स्ट है गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? अब शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक अचीव करे जाते हैं पीरियड ऑफ 5 इयर्स के अंदर, यानी कि 5 साल तक का हम टाइम पे इसका जो टाइम पीरियड है वो बना के रखते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। ये एक ऐसी बेसिस पे बनाए जाते हैं कि करंट नीड क्या है, यानी कि हर 5 ईयर जो प्लानिंग होती है, गोल्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं हमारे। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट प्लान था वो 1951 से स्टार्ट हुआ और 1956 तक चला, जो कि फोकस किया गया हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि उस वक्त सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे क्या करा गया, फोकस किया गया। और वहीं हमारा जब सेकंड प्लान चालू हुआ तो हमारी क्या हुआ, चेंज हो गया, जो कि 1956 से 61 तक चला, जो कि शिफ्ट हो गया हमारा फोकस किस पे, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब हम बात करने लगे इंडस्ट्री की ग्रोथ की इंडिया के अंदर। एंड इक्विटी आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लानिंग, यानी कि हर बारी क्या होता है, हमारे 5 ईयर प्लान का जो मोटो होता है, जो टारगेट होता है, वो चेंज हो जाता है। द गोल ऑफ करंट 5 ईयर 2012 से 17 तक चला, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, यानी कि इसमें क्या हुआ, अब हमारा जो टारगेट बना वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे बना। मेन थिंग क्या है, इसके कहने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि हर 5 साल जो करंटली नीड होती है कंट्री की, उसको हम क्या करते हैं, एक अपना टारगेट बनाते हैं, गोल बनाते हैं, मोटो बनाते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। एग्रीकल्चर एक रीढ़ की हड्डी है, किसकी, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की, एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसका रोल क्या है, हम इन चीजों से देख सकते हैं। कौन कौन सी चीजें? फर्स्ट, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन नेशनल इनकम। इसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर, जो कि आज भी रहता है। सेकंड है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज लेबर फोर्स। ये क्या करता है, एक लार्ज लेबर फोर्स को क्या करता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट देता है, प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी आज भी जो जनसंख्या है वो कहां पर काम कर रही है, एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रही है। थर्ड पॉइंट हमारा, इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये बेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस बना के तैयार करता है, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनका बेस कौन है, एग्रीकल्चर है, यानी कि वो किसके लिए काम कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहा है, डेवलपमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अ लार्ज पोर्शन ऑफ कंट्री ट्रेड एंड सर्विसेज डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। बहुत एक बड़ा पोर्शन कंट्री का जो कि ट्रेड और सर्विसेज का डिपेंड करता है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के ऊपर। तो ये था हमारा रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कौन कौन सी है? फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। फर्स्ट है इसका डिफेक्टिव टेंडेंसी रिफॉर्म्स। ठीक है, डिफेक्टिव टेंडेंसी रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि अब बेसिकली इसका मतलब है द लैंड रिफॉर्म्स रेफर टू द रिफॉर्मिंग ऑफ डिफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड होल्डिंग एंड और a plan and institutional organization of the relation between man and land। बेसिक अगर मैं छोटे शब्दों में बात करूं इसकी,
तो इसका मतलब होता है किराएदारी में सुधार। इसका मीनिंग समझते हैं हम थोड़ा तरीके से। जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं ये रेफर करते हैं किसको, डिफेक्टिव स्ट्रक्चर को ऑफ द लैंड होल्डिंग्स एंड द आर अ प्लान इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लान इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं जो रिलेशन करता है किसके अंदर, मैन एंड लैंड के अंदर। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे लैंड ऐसे हैं जो प्रोडक्टिविटी जहां पर खत्म हो चुकी है उसको क्या करते हैं हम, सुधारे काम करते हैं। ठीक है। सेकंड है लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। आज भी कहीं ना कहीं कमी है किसकी, क्रेडिट की और मार्केटिंग फैसिलिटी की। किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, जो कि इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनी रहती है। और थर्ड है हमारा साइज ऑफ होल्डिंग। साइज ऑफ होल्डिंग का मतलब बेसिकली इंस्टीट्यूशनल के अंदर ये होता है कि आप ये मान लो, बेसिकली आप ये मान सकते हो इसके अंदर कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ा एक लैंड है खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, पार्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब साइज ऑफ होल्डिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास होल्ड कितना है, हम कितने पे क्या कर सकते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं। ये सारी चीजें आज भी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम बनी रहती है। नेक्स्ट है जनरल प्रॉब्लम्स, जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं एक ही खेत के अंदर लगे रहते हैं। अगर रिक्वायरमेंट 5 लोगों की है तो वहीं पर क्या होता है 10 लोग लगे हुए हैं, 8 लोग लगे हुए हैं, तो वहां पर वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लैंड का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या हो चुका है, एक उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है लैंड का, किसके ऊपर, पॉपुलेशन का बहुत प्रेशर रहता है। सेकंड है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रोडक्टिविटी करते रहते हैं तो उससे मिलने वाले आउटपुट हमारे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यानी कि आप मान लो अगर 2 साल हमारी प्रोडक्टिविटी 100 किलो की हुई है तो उससे नेक्स्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी 95 या 98 पे होगी। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर क्या होती रहेगी, वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम होती रहती है। और लोगों को इस बारे में बहुत कम पता होता है। इसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए, जैसे हमारी क्या आ जाती है, बहुत फ्लड आ जाती है तो उससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होती रहती है और दिक्कतें आती रहती है इसमें। ठीक है। थर्ड हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मीनिंग ये है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का कि एक ऐसा फार्मर जो सिर्फ इतनी खेती करता है, इतनी फार्मिंग करता है जितनी कि उसके परिवार को चल जाए या फिर उसके परिवार के लिए क्या हो, काफी हो पाए, जो कि ट्रेड के लिए नहीं करता, सरप्लस के लिए नहीं करता। वो सारी चीजें उसमें आती है, हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम। इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑब्सोलेट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बेसिक ऑब्सोलेट टेक्नीशियन प्रोडक्शन का मतलब यह है कि जो टेक्निक मिलनी चाहिए वो आज भी लोगों को क्या होती है, वो उससे लोग पिछड़े हुए हैं। उनको पता नहीं है कि किस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, इस एग्रीकल्चर में सुधार ला सकते हैं। ठीक है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। आज भी इंडिया के अंदर इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद और इतनी सारी चीजें एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के बावजूद भी आज भी लोग क्या करते हैं, मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं, बिकॉज दैट लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। वहां पर पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, दिक्कत है, ये होती है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। बिकॉज दैट लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड रहते हैं, मॉनसून पे, और उनके पास साधन भी नहीं है, मीन्स भी नहीं है जिससे वो क्या कर पाए, इस प्रॉब्लम को सुधार ला पाए। थर्ड है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब लोगों को क्या होता है, ये क्रॉपिंग पैटर्न्स अब धीरे धीरे पता लगने लगा है, बट अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है क्रॉपिंग पैटर्न की। क्रॉपिंग पैटर्न्स का मतलब होता है कि आप मान लीजिए एक बहुत बड़े खेत के अंदर कुछ पार्ट्स में कुछ प्रोडक्शन करते हैं, दूसरी मतलब अलग अलग पार्ट की आप क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, 3 से 4 तरीके की। ठीक है। ये हमारी क्या होती है, क्रॉपिंग पैटर्न्स, जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स में आ जाती है हमारी। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स को एक बार तरीके से एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न्स का मतलब इतना मान सकते हो आप कि एक बहुत बड़े खेत में आप 3 से 4 प्रकार की क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो। ये हमारे होता है क्रॉपिंग पैटर्न्स। ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि एक ही तरीके की खेती कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, 3 से 4 प्रकार की यानी 3 से 4 टाइप्स की भी फार्मिंग करके इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम को इसको सॉल्व कर सकते हो। इससे बेनिफिशियल मिलता है हमें बहुत सारा फार्मिंग में। नेक्स्ट, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर।
अब ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो हमें लाने की जरूरत है? सबसे पहले हमारा लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स सबसे पहला पॉइंट है हमारा। लैंड रिफॉर्म रेफर टू चेंजेस बॉट अबाउट द एग्रीकन स्ट्रक्चर थ्रू डायरेक्ट। मीनिंग इसका समझते हैं। लैंड रिफॉर्म्स रेफर करता है उन चेंजेस को जो कि अबाउट है एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर थ्रू द डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द स्टेट। यानी कि जो स्टेट के थ्रू इंटरवेंशन दी जाती है डायरेक्टली किसके लिए? स्ट्रक्चर के लिए, वो हमें बहुत जरूरी है रिफॉर्म्स लाना। इसको एक छोटे शब्दों में मीनिंग में समझते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स आप इतना मान सकते हो कि लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर है किसका, जो डायरेक्टली स्टेट से क्या करा जाता है? इंटरवेंशन करा जाता है। यानी कि उसको एक ऑर्डर करा जाता है कि हमें क्या करना है, धीरे धीरे इसको क्या करना है। जैसे अब मान के लो 3 से 4 साल तक आपने उसमें प्रोडक्टिविटी करी, तो उसको हम क्या करते हैं, 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, जिससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो वापसी क्या रहे, बनी रहे। ठीक है। सेकेंड है टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। हमें क्या करना चाहिए? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के अंदर बनी रहनी चाहिए। यानी कि प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, एफिशिएंसी बनी रहेगी, तो एग्रीकल्चर का जो लेवल है वो कम ना होके क्या रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ही। ठीक है। आगे है थर्ड पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है। अब इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप इतना मान लीजिए कि जो बिचौलिए होते हैं, जो हमारे एक तरीके के एजेंट होते हैं, वो इसमें पूरी तरीके से क्या करते हैं, बेनिफिट कमाते हैं। किसमें? इंटरमीडिएट्स के अंदर। अब बेसिकली आप ये मान सकते हो कि वो बीच में एजेंट क्या करते हैं, सरकार तक वो माल तो पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कमीशन का हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं और फार्मर्स को उतनी चीजें नहीं मिल पाती, उतने पैसे नहीं मिल पाते कि वो अपने लैंड को रिफॉर्म्स कर सके। तो ये भी एक लैंड रिफॉर्म्स के अंदर पॉइंट आता है। फोर्थ है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल्स। पॉलिटिकल यानी कि राजनीति बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाती। ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। यानी कि जो सरकार होती है वो प्रॉपरली उस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती आज भी, किसके लिए? लैंड रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी सरेंडर बाय टेनेंट्स। अब जो प्रॉब्लम्स होती है, जो वॉलंटरी होते हैं, वो क्या होती है, जैसे जो सपोर्ट करने वाले हैं वो खुद सरेंडर कर लेते हैं बाय टेनेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? टेनेंट्स का मतलब आप बेसिकली इतना मान सकते हो कि ऐसा बंदा जो अपनी जमीन या अपना फ्लैट या फिर कोई भी चीज किराए पर देकर क्या कर सकता है, उस चीज का रेंट वसूल कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जमींदारी सिस्टम है वो आज भी है कि जो जमींदार होते हैं वो अपना क्या कर देते हैं, लैंड कर देते हैं, रेंट पे दे देते हैं। उस पे जो फार्मर होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, बट बहुत बड़ा हिस्सा कौन आज ले जाता है? जमींदार ले जाते हैं। जो कि एक मतलब चेंज लानी चाहिए हमें लैंड रिफॉर्म्स के लिए, बिकॉज दैट कि जो फार्मर फार्मिंग करेगा सिर्फ उसको उतना ही मिल पाता है आज भी, जितना कि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके, और उससे बस थोड़ी बहुत इनकम अर्न कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडिकेट प्रूफ ऑफ टेनेंसी। अब इसका मतलब आप इतना मान सकते हो कि ये मान सकते हो इंडिकेट, आप मान सकते हो कि आप पर्याप्त, ना काफी, अयोग्य प्रूफ है किसका? टेनेंसी का। यानी कि जो लोगों को टेक्निकल पता भी नहीं है, जमींदारों को, कि प्रोडक्शन करते कैसे हैं, प्रोडक्टिविटी करते कैसे हैं, फार्मिंग के एक अच्छे मींस है कौन कौन से, वो अपने लैंड को क्या कर देते हैं, किराए पर देके सिर्फ वसूल करते हैं। क्या? लैंड वसूल करते हैं। और जो बंदा मेहनत करता है, जो फार्मर मेहनत करता है, उसको वो उन प्रॉफिट से क्या रह जाता है, वंचित रह जाता है। ठीक है। उसको वो चीजें नहीं मिल पाती जो एक्चुअल में मिलनी चाहिए। तो ये प्रूफ है, इंडिकेट किसका? टेनेंसी का। ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल रिफॉर्म। अब जनरल रिफॉर्म से हमारे इसका पहला पॉइंट है जनरल रिफॉर्म्स का, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। यानी कि जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको अब बढ़ावा मिलना चाहिए, लोगों तक इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए, तब जाके हमारा ये जितने जनरल रिफॉर्म्स है ये चेंजेस हो पाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर। यानी कि एग्रीकल्चर एक नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास आ पाएगा। सेकंड पॉइंट है इसका प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। जितने भी फार्मर्स हैं उनको आज भी कहीं ना कहीं क्रेडिट पे नहीं मिल पाती। यानी उनको प्रोडक्शन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो कि वो बैंक से क्या करते हैं, चाहते हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इस फैसिलिटी का फायदा मिल ही नहीं पाता, बिकॉज दैट क्रेडिट पे नहीं हो पाता। तो ये एक प्रोविजन हमें बना देना चाहिए कि हम जितने भी फार्मर्स हैं उनको क्या करें, एक क्रेडिट दें,
जिससे वो अपनी जो जीवन निर्वाह है और एग्रीकल्चर का जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा सके। ठीक है। थर्ड है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। एक ऐसी रेगुलेटेड मार्केट होनी चाहिए और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज होनी चाहिए जो इन चीजों पे नजर रखे और जो बिचौलियां उनको हटाए, जिससे सरकार को भी बेनिफिट मिले, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिले और जो फार्मर्स हैं उनको भी क्या मिल पाए, बेनिफिट मिल पाए, और वो उनकी हेल्प भी करे कि कौन कौन सी चीजें उनकी हेल्प कर सकती है, उनको फायदा पहुंचा सकती है, उनके बारे में उनको क्या करे, टीच करे, उनके बारे में उनको सिखाए। फोर्थ है सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है एक मिनिमम आप फार्मर्स को गारंटी दे दो कि इतना आपको प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके बाद क्या होता है, फार्मर्स एक बहुत आसानी से एक मेंटली फ्री होके काम कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इतना मिनिमम पर केजी पे मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अगर ऐसी टेक्निक्स आ जाती हैं तो इससे क्या होगा, जो फार्मर्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पे क्या कर पाएंगे, एग्रीकल्चर को ला पाएंगे। थर्ड है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। नाम से पता लग रहा है कि हमें हरित क्रांति टाइप जैसा जो वर्ड्स होते हैं वो लेके आने हैं यहाँ पर, यानी कि चेंजेस लेके आने हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द HYVP and NAS और ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लॉन्च इन अक्टूबर 1965। ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था कब, 1965 अक्टूबर के अंदर। इसका सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ पैकेजिंग इनपुट्स। ये पैकेजिंग इनपुट्स था, यानी कि हम जो चीजें हैं वो कौन कौन सी चीजें हम इनपुट्स में ला सकते हैं, यानी कि जैसे फार्मिंग करना या फिर प्लांट्स लगाना, ये सारी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आती है। थर्ड है साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि हम क्या करते हैं हर 2 या 3 साल बाद क्या कर पाए, उस क्रॉप के जो पैटर्न है उसको चेंज कर दे। जैसे कि हमने 2 या 3 साल वीट रखा तो उससे 2 या 3 साल हमने अगला राइस रख दिया, यानी कि डिपेंड करता है मतलब हमारे क्लाइमेट के ऊपर हम उसको क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक रोटेशंस कर पाए। ठीक है। फोर्थ है माइनर इरिगेशन वर्क्स वर टेकन अप। जो माइनर इरिगेशन है उसके ऊपर काम करें, उसको चेंजेस लाएं, जैसे कि जो मतलब हमारे इरिगेशन फैसिलिटी है उसको लेके आए, जिससे बिकॉज दैट क्या होगा, जितनी भी माइनर इरिगेशन हैं, जो छोटी छोटी जो हमारी फार्मिंग होती है वो भी क्या कर पाए, एक प्रोडक्टिविटी बना पाए। नेक्स्ट पॉइंट है राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन बढ़े और उसके साथ साथ क्या बढ़ पाए, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ पाए। 6 पॉइंट है इंक्रीज इन इनकम। इससे क्या होगा, एक इनकम लेवल भी बढ़ेगा फार्मर्स के लिए भी, और गवर्नमेंट को अच्छी फैसिलिटी पे क्या मिल पाएगा, वो जो खेती हुई होती है वो मिल पाएगी, जिससे गवर्नमेंट को भी क्या मिल पाएगा, फायदा मिल पाएगा। 7 पॉइंट है इसका इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ग्रीन रिवोल्यूशन लाने से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से बढ़ेगी बिकॉज दैट जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन करते हो या फिर ये सारी चीजें अप्लाई करते हो तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ ज्यादा एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। इससे क्या होता है, आपको बेटर क्वालिटी की चीजें मिलती है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला पॉइंट है हमारा राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब जो प्रोडक्शन था वो तो बड़ा साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी क्या हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से बढ़ गई। सेकंड पॉइंट इंक्रीज इन इनकम। पॉइंट से पता लग रहा है कि इनकम क्या हो चुकी थी हमारी, इंक्रीज हो रही थी अब। थर्ड है राइज इन कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि लोग कमर्शियल फार्मिंग पे ज्यादा ध्यान देने लगे अब, यानी कि लोगों को बेच मतलब जो फार्मिंग है वो लोगों को क्या कर पा रही थी, बेच पा रही थी, यानी कि मेन थिंग क्या हो रहा है, अब लोगों को प्रॉफिट एम दिख रहा था यहाँ पर। ठीक है। फोर्थ है इम्पैक्ट ऑन सोशल रेवोल्यूशन, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या हुआ, इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा किस पे, सोशल रेवोल्यूशन पे। लोग न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने लगे, जो HYV सीड्स हमारे वो यूज करने लगे, जो फर्टिलाइजर से वो यूज करने लगे हमारे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या हो चुकी थी हमारी, बढ़ चुकी थी। और 6 पॉइंट हमारा सब्सटेंशियल राइज इन एवरेज, यानी कि सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, बेसिकली एक एवरेज जो
हमारी एग्रीकल्चर था वो उससे क्या हो रहा था, नेक्स्ट लेवल पे धीरे धीरे आ रहा था। बट कुछ फेलियर्स भी हुए यहाँ पर हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, वो भी डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप्स इन एरिया सच एज द 2 क्रॉप्स व्हीट एंड राइस ग्रोइंग स्टेट्स, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर 2 या 2 के आसपास लगभग प्रोडक्शन की जाती है, जैसे व्हीट और राइस की, वहां पर ये क्या हो चुका, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हो गया। रेस्ट्रिक्टेड होने का मतलब वहां कामयाब नहीं हो पाया। जैसे कहां पर, पंजाब के अंदर, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश के अंदर। सेकंड पॉइंट है पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ये एक पार्शियल रिमूव कर पाया किसका, पॉवर्टी का। पूरी तरीके से पॉवर्टी खत्म नहीं कर पाया जो एग्रीकल्चर के अंदर थी, सिर्फ एक छोटा सा ये पार्ट क्या कर पाया, रिमूवल कर पाया। थर्ड पॉइंट है नेग्लेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स। यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स को क्या करा गया, नेग्लेक्ट किया गया, मतलब अनदेखा किया गया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स को अनदेखा होने से क्या हुआ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या बन गया, सबसे बड़ा फेलियर बन गया। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। एक्चुअल में ये था क्या, ये था ये है कि जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या कर पा रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन को नहीं अपना पाए, और जो बिग फार्मर्स है वो अपना पाए। तो जो बिग फार्मर्स है वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन से इनकम जनरेट करते रहे, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स है वो इनकम जनरेट करने पे नाकामयाब यहाँ पर रहे थे। फिफ्थ पॉइंट हमारा इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन। इसका मतलब होता है कि डिग्रेडेशन आप मान सकते हो कि एनवायरनमेंट थ्रू डिप्लेशन एंड द रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल। यानी कि जो हमारे क्लाइमेट में ये सारे वाटर, एयर, सॉइल, ये सारी जो चीजें होती है हमारी, ये डिग्रेड होने लगी ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो ये हमारा क्या बढ़ गया, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन गया इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ठीक है,